बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा चैप्टर 3 जो कि था इनपुट और आउटपुट फंक्शन से रिलेटेड वो ख़त्म हो गया। तो उसी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो आज हम देख लेते हैं एक शॉर्ट सी वीडियो में। तो पहला वाला हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि विच फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर आउटपुट पर्पस इन सी लैंग्वेज। अब हमें पता है कि ये तो इतनी बार हमने प्रैक्टिस किया है, हमें पता है कि भाई प्रिंट एफ का फंक्शन जो कि है वो यूज़ होता है आउटपुट कुछ भी स्क्रीन पे करने के लिए। तो वो ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं, तो वो ये ए के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये प्रिंट एफ का फंक्शन यूज होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच करेक्टर टर्मिनेट्स अ सी स्टेटमेंट। हमें पता है कि भाई कोई भी सी की स्टेटमेंट जो हो, जैसे अगर हमारे पास लिखा हो कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये टर्मिनेट होती है एक सेमी कॉलन के साथ। ठीक है, इस करेक्टर के साथ, और इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन। तो हम देख लेते हैं कि भाई सेमी कॉलन का ऑप्शन किधर है। तो भाई पहला है कॉलन, ये तो नहीं है, बी पे है हमारे पास सेमी कॉलन, ये जो है ना ऑप्शन करेक्ट है कि बी जो के है सेमी कॉलन, ये टर्मिनेट करता है सी की स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई विच फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू प्रिंट और रीड अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। कह रहा है कि भाई कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रीड करने के लिए या प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो वो हमें पता है कि भाई परसेंटेज एफ है। तो ऑप्शंस भी अगर आप देख लें तो परसेंटेज डी जो है ये इंटीजर वैल्यूज के लिए होता है, परसेंटेज आई भी इंटीजर वैल्यूज के लिए होता है, परसेंटेज एफ जो कि है ये सिर्फ यूज होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज एफ लगा देंगे। अब इसमें आपने इसको परसेंटेज ई के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, अब परसेंटेज ई भी तो आप कहेंगे कि भाई वो भी तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए यूज होता था, तो ये क्यों नहीं लगाया। देखिए अगर परसेंटेज ई होता ना, तो उसके लिए ना परसेंटेज ई पे हम साथ ही कहते थे कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रिंट करने के लिए। तो उसने जो सवाल पूछा उसने यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करना है, वो सादा कह रहा है कि सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करना है। उसके लिए डेफिनेटली आप परसेंटेज एफ यूज करेंगे सिर्फ। नेक्स्ट है हमारे पास कि भी विच स्केप सीक्वेंस इज यूज टू मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। इसमें हमें पता है कि भाई परसेंट बैक स्लैश आर की स्केप सीक्वेंस होती थी जो कि बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन में उसको लेके जाती थी। तो हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए पे हमारे पास ऑप्शन है बैक स्लैश ए का, ये वाला ऑप्शन ही करता था कि बेल साउंड प्रोड्यूस करता था। ठीक है, बी पे बैक स्लैश आर जो कि हमने कहा कि भाई ये करेक्ट आंसर है। और इसी तरह सी पे हमारे पास बैक स्लैश एन का, बैक स्लैश एन जो है वो नेक्स्ट लाइन में हमें लेके जाता है। और डी पे है बैक स्लैश बी जो कि एक बार एक करेक्टर मूव बैकवर्ड करता है, लेकिन हमने एक करेक्टर नहीं मूव करना, हमने बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन पे जाना है। तो बिगिनिंग में जाने के लिए हमें बैक स्लैश आर का जो है ना वो रिटर्न का बेसिकली यूज करना पड़ेगा एस्केप सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास होते थे जिसमें हमारे पास आता था मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर, सम और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। अब इनमें से कोई ऑपरेटर ही होगा जो ये पूछ रहा है, तो कह रहे हैं कि भाई कौन सा इनमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो ए पे हमें दिया हुआ है रिमाइंडर का, रिमाइंडर बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसने वैसे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बी पे इसके पास है लेस देन इक्वल टू, ये तो हमें पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर है, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। सी पे दिया हुआ है एंड, ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर है और ये एंड कंडीशंस के लिए यूज होता है कि भाई अगर अब दो कंडीशंस इकट्ठी चलानी हो। डी पे इसने दिया हुआ है प्लस इज इक्वल टू, और ये भी हमें पता है कि ये तो असाइनमेंट का ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर तो नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास ए रह जाता है जो कि रिमाइंडर है, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब वही अगले सवाल में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये तो अभी हमने देखा था, तो हर ऑप्शन पिछले वाले से मैच कर रहे हैं। तो इसमें सी हमारे पास ऐसा था जो कि लॉजिकल ऑपरेटर था, जो कि एंड का ऑपरेटर था। अब कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इक्वल टू के प्लस ए। अब ये है बेसिकली, नीचे हमारे पास जो ऑप्शन है ये सारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स के ना। अब जब हमने कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ी थी तो हमने कहा था कि भाई किसी भी स्टेटमेंट का कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना हो तो वो हम किस तरीके से बनाते हैं। तो अगर मैं इसका अभी वही रिवाइज करें कि भाई किस तरीके से हम इसका कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हमारे मेरे पास है के इज इक्वल टू के प्लस ए। इसमें हमने ये कहा था कि भाई जो प्लस का साइन है ना वो इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे चला जाता है, और जो ऑपरेटर दो बार लिखा हुआ है ना, जो वेरिएबल सॉरी वे दो बार लिखा हुआ है, यहाँ पे के लिखा हुआ है यहाँ पे के लिखा हुआ है, इसमें दूसरी बार जो लिखा है ये खत्म हो जाता है। तो ये जो नई स्टेटमेंट बनती है वो कंपाउंड होती है। तो ये क्या बन जाएगा कि ये वाला वेरिएबल उधर ही रह जाएगा हमारे पास के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया के, और प्लस का साइन चूंकि इक्वल टू के लेफ्ट पे चला गया तो प्लस, और इक्वल टू वहां पे ही, और ए भी अपनी जगह पे ही। तो ये हमारे पास ना कंपाउंड स्टेटमेंट बन रही है के प्लस इज इक्वल टू ए। ये वाला ऑप्शन अगर हम ढूंढे यहाँ पे कहाँ है, तो भाई ए के ऊपर लिखा हुआ है कि के प्लस इज इक्वल टू ए, तो ए हमारा जो है ना करेक्ट आंसर है। और ये जो आगे लिखे हुए हैं के
इज इक्वल टू प्लस ए, ये क्या करेगा कि भाई के में ए की वैल्यू स्टोर करा देगा, क्योंकि प्लस ए का मतलब है कि ए ही आप बेसिकली लिख रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट है के इज इक्वल टू ए लिखने के। तो ये तो वैसे नहीं हो सकता। दूसरा लिखा हुआ है जी के प्लस प्लस ए, प्लस प्लस तो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है और ये इक्वल टू इस तरीके से तो यूज ही नहीं हो सकता, तो के प्लस प्लस ए पे तो वैसे ही सिंटेक्स एरर आ जाएगा। और के इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, अब ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो ए की वैल्यू को प्लस करेगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये बन जाएगा कि भाई ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, और बेसिकली ये तो लगा हुआ है पोस्ट फिक्स में प्लस प्लस, तो होगा ये कि भाई पहले के में ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर ए इंक्रीमेंट होगा, तो ये के के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इक्विवेलेंट है के इज इक्वल टू ए लिखने के। ठीक है, पहले ये होगा और सेकंड केस में ये होगा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। तो ये तो हम कर नहीं रहे, हमारे केस में तो के इज इक्वल टू के प्लस ए होना चाहिए, तो इसलिए ये वाली भी गलत है। तो सही जो ऑप्शन हमारे पास बच जाता है वो ऑप्शन ए है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर? तो इंक्रीमेंट के दो ही ऑपरेटर होते हैं, एक प्लस प्लस होता है वेरिएबल से पहले प्रीफिक्स में, और एक ए प्लस प्लस होता है कि वेरिएबल के बाद पोस्ट फिक्स में। अब इसने तो खैर सिर्फ ऑपरेटर पूछा है, तो भाई ऑपरेटर हमारे पास है प्लस प्लस का। तो पहला ऑप्शन ए पे मैं कह रहा है कि प्लस, तो वो तो सम का ऑपरेटर है, तो ये तो नहीं है, ये तो गलत है। ठीक है, सेकंड पे कह रहा है कि जो है ना ये हमारे पास ऑप्शन है एक प्लस इज इक्वल टू, ये तो हमें पता है कि भाई ये असाइनमेंट के ऑपरेटर्स में से आता है, तो ये भी नहीं है। डी पे कह रहा है इक्वल टू प्लस, ये तो वैसे ही सिंटैक्स गलत है, ये कोई ऑपरेटर होता ही नहीं है। और लास्टली सी पे हमें नजर आ रहा है प्लस प्लस का ऑपरेटर, और ये हमें पता है कि ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? अब हमें ये याद है कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस, वैसे अगर आप सोचें थोड़ा सा, तो हमारे पास होती थी कि हम कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स की। सेकंड नंबर पे प्रेसिडेंस होती थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर, हमारे पास होते थे तीन ऑपरेटर्स जो कि थे मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर। और थर्ड पे भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते थे जो कि थे प्लस और माइनस। और उसके बाद आते थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लास्टली हमारे पास आते थे कि आपने जो है ना अगर कोई असाइनमेंट का ऑपरेटर हो। ठीक है, तो पहले हमारे पास ए ऑप्शन दिया हुआ है जी लॉजिकल ऑपरेटर। अब हमें ये पता है कि इसकी तो हाईएस्ट नहीं है, हम सारे ऑप्शन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और फिर हमें पता लग जाएगा किसकी हाईएस्ट है। फिर हमें दिया हुआ है जी सेकंड पे कंपैरिजन। अब कंपैरिजन से तो हमें ये पता है कि भाई कंपैरिजन भी कहीं नीचे आता था लिस्ट के अंदर। और सी पे हमारे पास असाइनमेंट का ऑपरेटर है इक्वल टू, इसकी तो लास्ट प्रेसिडेंस होती थी क्योंकि सारा कुछ जब रन हो जाए फिर आपने किसी चीज़ को कोई वैल्यू असाइन करनी होती थी। डी पे हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई का ऑपरेटर। मल्टीप्लाई का या प्रोडक्ट के ऑपरेटर की हमें पता है कि भाई सेकंड प्रेसिडेंस होती थी, तो जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से हाईएस्ट प्रेसिडेंस इस ऑपरेटर की है। लास्टली हमारे पास एक सवाल है, वो कह रहा है कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब उसने इसमें ना बेसिकली वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में पूछ रहा है कि भाई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को देखते हुए आप इसको सॉल्व करते हैं या वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो हमें तो पता है कि भाई सी में जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखते हुए सी उसको सॉल्व करती है, तो हम भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब हमें अभी हमने देखा था कि भाई मल्टीप्लाई के ऑपरेटर जो था इनकी हम प्रेसिडेंस अगर लिख लें तो मल्टीप्लाई के ऑपरेटर की सेकंड प्रेसिडेंस थी, और सम और डिफरेंस के ऑपरेटर की थर्ड प्रेसिडेंस थी। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले ये चीज़ सॉल्व होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सॉल्व करते हुए कि आ जाएगी 5 और प्लस इधर ही आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 3 पहले सॉल्व हो जाएंगे तो आ जाएगा 9, और माइनस 1 इधर ही रह जाएगा। अब इस वाले ऑपरेटर की और इस वाले ऑपरेटर की, यहाँ इस साइड पे अगर आप देखें तो इस वाले ऑपरेटर की और इस वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है। सेम प्रेसिडेंस के केस में हमने कहा था कि भाई लेफ्ट टू राइट जो ऑपरेटर पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। तो लेफ्ट टू राइट चलते हुए पहले ये वाला ऑपरेटर आ रहा है प्लस का, तो ये 5 प्लस 9 हो जाएगा 14 और माइनस 1। अब एक ही ऑपरेटर रह गया तो वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, तो इसका आंसर है 13। अब ए पे ऑप्शन दिया हुआ है 16 का, नहीं जी ये तो ऑप्शन सही नहीं है। बी पे ऑप्शन दिया हुआ है 13 का, और ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास।